हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री कृष्ण, सत श्री अकाल। वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। आज का बाजार अभी मैं बिटवीन द मार्केट ही बाजार में जो माहौल चल रहा है उसको देखते हुए ये वीडियो बना करके आपको अपलोड करने वाला हूं। अभी लगभग 12:30 बजे हैं और हमारा सेंसेक्स जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा 2.30%, मतलब नियर टू 2.5% आप बोल सकता हूँ मैं आपको। बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन है। 1335 से 40 पॉइंट माइनस में चल रहा है। और अगर मैं आपको बताऊं 57,000 का जो रेसिस्टेंस था वो भी तोड़ दिया है, 56,819 पे है। अभी भी सुधरने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन ऐसे माहौल में हमको क्या करना चाहिए, क्या क्या हमको ऐसे पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए और विश्व में से क्या संकेत आ रहे हैं जो ये मार्केट के अंदर हमको कुछ कुशन का काम करे या हमको सपोर्ट का काम करे, उसी पे मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद में मैं आपको निफ्टी की बात करूंगा। वो 408 पॉइंट माइनस में है, वो भी 2.38% के करीब है, 16,966। मतलब उसने भी 17,000 का टारगेट जो था एक मतलब लेवल वो भी क्रैश कर दिया है। और सबसे ज़्यादा खराबी हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि 37,269, 1,250 पॉइंट माइनस में है, 3.26%। ये क्यों ज़्यादा हुआ बैंकों में? क्योंकि जो अपने एबीजी शिपयार्ड है गुजरात की कंपनी, उसके अंदर काफ़ी बड़ा डेड की बात आई है। और वो कम से कम मैं आपको बोलना चाहूँगा 20 से 22,000 करोड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा ये फ्रॉड की बात हो रही है। लेकिन अभी उसके अंदर काम चल रहा है। और दूसरा कोई ज़्यादा न्यूज़ आया नहीं है, लेकिन ये जो भी न्यूज़ आया है वो मार्केट के लिए भी ख़राब है और बैंकों के लिए भी ख़राब है। क्योंकि इतना ज़्यादा डेप्ट होता है तब तक बैंकों को और हमारी जो एजेंसी है उनको मालूम नहीं पड़ रहा है। तो ये बहुत ही एक मिस मैनेजमेंट का इंडिकेशन दे रही है या संकेत दे रही है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा आज की तारीख के अंदर। वैसे मैं आपको रशिया, यूक्रेन और यूएसए का मैटर तो बहुत दफ़े मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी। और आज मैंने बोलना चाहूँगा कल भी मैंने डिस्कस किया है और उसके पहले भी कर रहा हूँ। और ये सब जान भी रहे हैं, बहुत से न्यूज़ चैनल के अंदर, यूट्यूब के अंदर ये अवेलेबल है। लेकिन अभी मैं आपको ये बताता हूँ, मेन जो रीज़न है वो है फेडरल गवर्नमेंट के मैटर का, जो कि उनका लगभग 30 से 40 साल से भी ज़्यादा का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उनके ऊपर ये प्रेशर है कि आप जल्दी से जल्दी इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। और जो एसेट्स एलोकेशन कर रहे हैं, कितने का कर रहे हैं, 120 बिलियन का कर रहे थे, उसमें बहुत जल्दी और तेज़ गति से कटौती करो। मतलब क्या हुआ कि लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है मार्केट में, उसकी वजह से ही महंगाई, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। लेकिन उसके अंदर एक कमेंट ये भी आया है उनके जो सेक्रेटरी है उनके थ्रू और वहाँ के जो मेंबर है उनके थ्रू, कि ये बात जो मैसेज आ रहा है मार्केट के अंदर यूएसए में, उसमें इतनी जल्दी बढ़ोतरी नहीं होगी। क्योंकि अगर वो इतनी तेज गति से बढ़ोतरी करेंगे तो वो इकोनॉमी को, उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। और यही बात को अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पिछले एक साल से जो अपने फेडरल गवर्नमेंट के गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, उनका भी यही स्टेटमेंट हमेशा से रहा है कि वो इकोनॉमी के अंदर जो भी है इन्फ्लेशन को एक दफ़े सहन कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी को डीरेल हो जाए या इकोनॉमी डाउन टर्न जाए वो उनको गुजारिश नहीं होगा या उनको बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए वो इन्फ्लेशन को रखते हुए भी इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं और इंटरेस्ट रेट इतनी जल्दी नहीं बढ़ाया उन्होंने, ये सबको देखते हुए। लेकिन उनके वहाँ पे टाइम टू टाइम ऐसी कमेंट्री आती है जो मार्केट के लिए बहुत ही दुखदाई होती है। ये उनका काम है, लेकिन हमको समझ के काम करना है। दूसरा, इसके अंदर आग के अंदर पेट्रोल डालने का काम कर रहा है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आज आप देखेंगे तो 97 के ऊपर निकल गया है। अगर आपको याद होगा तो जब ये 75-76 के करीब था तब मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने ये बोला था कि अगर यूक्रेन का और रशिया का मैटर बढ़ता है तो ये क्रूड ऑयल $100 यानी $100 पर बैरल के ऊपर भी जा सकता है। मैंने $100 तक नहीं बोला, $100 के ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि आज के टाइम के अंदर इतना ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गया और पूरी इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी स्प्रेड होती है, उसके तहत जो भी बुद्धिजीवी है या पैसे से जो बहुत समृद्ध है वो इतना ज़्यादा बेनिफिट लेते हैं और इतना ज़्यादा स्पेकुलेशन करते हैं या उतार चढ़ाव करते हैं बाजार में, जो एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसी के तहत उन्होंने बहुत रैपिडली इसको ऊपर चलाया है और इसमें सबसे बड़ा रोल है रशिया का। रशिया जिस हिसाब से अपनी एक्टिविटीज़ और अपना जो बॉर्डर के ऊपर
अपनी जो जिसको बोलना चाहिए ट्रेनिंग कर रहा है या डेमो कर रहा है या प्रशिक्षण दे रहा है, वो सब मैटर इसके अंदर और ज़्यादा पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं और इसी की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आज 97 के ऊपर है, लेकिन कम होने का। और मैंने आपको इसी की वजह से इन्वायरमेंट के अंदर और जो ये रशियन और यूक्रेन का मैटर उसको लेकर के मैंने गैस के लिए भी सेपरेट आपको बोला है। आप याद करिए, मैंने आपको एक एक महीने पहले 20 दिन पहले ये सभी बात बोली हुई है, बताई हुई है, फिर भी मैं आपको दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमको बातों को सुनना है, समझना है, पढ़ना है और ध्यान में रखना है, उसको भूल नहीं जाना, हमारी मेमोरी में उसको रखना है क्योंकि वो हमको समय समय पे बहुत ज़्यादा उपयोगी रहती है। तो अभी आज देखेंगे आप 4 से 5% आपको मैं बोलना चाहूँगा गैस के प्राइसों में हाई राइज हुआ है। और दूसरा यूरोप के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यूरोप का 46 से लेकर के 47% तक जो उनका गैस का कंजम्पशन है वो रशिया के थ्रू जाता है। मतलब अगर मैं आपको ऐसा बोल सकूं कि टोटल कंजम्पशन में से अबाउ 43% जो कंजम्पशन है उनका वो रशिया के थ्रू ही सप्लाई हो रहा है। तो आप सोचिए, अगर ये जो डील है या इसके अंदर यूरोप या रशिया की तरफ से कोई ऐसा कमेंट्री आती है या कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है कि उसको बंद करने की बात आ रही है, जो कि दबाव डाला जा रहा है यूएसए से यूरोप के ऊपर और पर्टिकुलरली जर्मनी के ऊपर, तो क्या परिस्थिति होगी। और इसी समाचार के तहत 5-6% गैसेस के भाव बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से वहाँ पर भी इन्फ्लेशन का मैटर हो गया और एक सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल हो गया। उसकी वजह से पेट्रोल, डीजल, गैसेस ये सब बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं पूरे यूरोप के अंदर। उसके बाद में विंटर है, स्नोफॉल है, ये सब मैटर के अंदर भी उनका कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो ये सबको देखते हुए दूसरा ओमिक्रॉन है, कोविड है, उसकी वजह से लोगों की जॉब गई है, इनकम कम हो गई है, सैलरी कम हो गई है, ये सब मुद्दे मिल करके पूरी इकोनॉमी को डीरेल करने में लगे हुए हैं। ऐसे माहौल के अंदर हमारा बाजार कैसे अलग रह सकता है या अलग रह सकता है, इसी के लिए उन्होंने ये पूरे बेनिफिट को लेते हुए आज हमारे मार्केट के अंदर एक शार्पली प्रेशर दिया है, या जिसको बोलना चाहिए सेलिंग प्रेशर दे करके 1300 से 1350 पॉइंट माइनस में कर दिया है। उसके अंदर जो मेन रोल है मैंने आपको बता ही चुका हूँ, रशिया है। रशिया टच से मस होने को लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब इसमें बात ये खड़ी होती है कि यहाँ से क्या होगा। तो जैसा मैं पढ़ रहा हूँ, जैसा मैं सुन रहा हूँ, उसके तहत यही बात हो रही है कि रशिया और चाइना का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। और जहाँ पे अगर मैं चाइना की बात करूँ तो वहाँ पे जो विंटर ओलंपिक चल रहे हैं वो 20 तारीख को, मतलब 20 फरवरी को समाप्त होंगे। तब तक ऐसा माना जाता है कि चाइना का रशिया के ऊपर प्रेशर होगा कि आप जब तक हमारा ओलंपिक चल रहा है तब तक ऐसा कोई निर्णय न लें जो हमारे ओलंपिक को ख़राब करे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है और वो उनकी छवि को ख़राब कर सकता है। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि 20 तारीख तक ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन 20 तारीख के बाद में भी हो सकता है कोई ऐसा एक शॉर्ट टर्म के लिए रशिया कुछ करे, लेकिन लॉन्ग टर्म किसी को भी एफोर्ड नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ शॉर्ट टर्म भी होगा, ऐसा नहीं मान रहा हूँ। ये मेरी अपनी राय है कि रशिया को किसी हालत में ये पोजीशन या ये वॉर यूक्रेन के साथ में किसी भी दृष्टि से उनके लिए लाभदायक नहीं है। लेकिन रशिया अपनी जो पोजीशन है और अपना जो पावर है, मिलिट्री पावर या अपना जो दबदबा है, वो दुनिया को बताना चाहता है इस तरीके से। उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है। और पूरा यूरोप आज देखेंगे तो आपको, इसके पहले अपने यूके के जो बोरिस जॉनसन है वो वहाँ पर विजिट करके आए हैं और मिल करके आए हैं, किससे, अपने व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट से। उसके बाद में फ्रांस के मिस्टर मैक्रॉन, वो भी उनको मिल करके आए हैं और बात करके आए हैं। और मैक्रॉन तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उनको भी मिल के आए हैं। और अब ऐसी बात आ रही है कि जो जर्मनी के चीफ हैं, मतलब जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं, वो भी वहाँ पर जाने वाले हैं। दोनों जगह रशिया में भी मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन को और उसके बाद में यूक्रेन को भी मिलेंगे। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब जर्मनी वहाँ जाता है तो जर्मनी पूरे यूरोप का सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो ये एक रशिया के लिए बहुत पॉजिटिव साइन होता है, जो वो चाहता है अपनी गुडविल बढ़ाने के लिए या अपना दबदबा दिखाने के लिए। तो सब यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे ये 3-4 कंट्रियाँ हों जैसे कि फ्रांस, उसके बाद में आपको जर्मनी और उसके बाद में बताना चाहूँगा यूके,
और उसके बाद में नाटो, ये सभी मिलकर के यही कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध ना हो, कोई जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे ही समाप्त हो जाए और अपनी सेना को रशिया वापस विड्रॉ कर ले। लेकिन ये तो आने वाला वक्त भी बताएगा कि क्या होगा, लेकिन 20 तारीख तक तो ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन ऐसे माहौल में भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 2-3 कंपनियां जो कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और जिसके पास में आइडल मनी है, जो अपने पास में 6 महीने 8 महीने या 1 साल तक ऐसी मनी है जिसका यूटिलाइजेशन उसको रूटीन काम में नहीं होगा, तो वो ऐसी आइडल मनी को अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है स्लैब वाइज, तो उसको बैंक से काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि आज की तारीख में हमारी इंडिया है वो बहुत पॉजिटिव है कंपेयर टू अदर वर्ल्ड इकोनॉमी, उनकी अर्थव्यवस्था के थ्रू। तो ऐसे में मैंने कुछ और भी स्क्रिप्ट निकाली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको अल कार्गो बताया था, उसके बाद में मैंने टीसीएस तो अच्छा ही है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि उसमें बायबैक आने वाला है। उसके बाद में टीसीआई, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अल कार्गो का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, उनकी अपनी शिपिंग लाइन है और अगर उसमें 2-4 महीने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हुए हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है ये रेट से भी। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जितनी भी गैस की कंपनी है, जैसा मैंने आपको अभी डिस्कस किया, वो सभी पॉजिटिव हो जाती है। उसके अंदर गुजरात गैस आ गया, अदानी ग्रीन आ गया, अदानी एंटरप्राइज आ गया और आईजीएल इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड भी आ जाता है और आपका गेल भी आता है, लेकिन हमारा हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन्वायरमेंट को लेकर के। तो ये सब बात मैंने आपको बोला है। टेलीकम्युनिकेशन भी बहुत पॉजिटिव है जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। उसके अंदर भारती एयरटेल मुझे अच्छा लगता है, मैं 2 दिन पहले भी आपको दे चुका हूँ, वो अच्छा है। उसके बाद में और भी मैंने कुछ 4-5 आइटम लिखी है। दूसरा ये ध्यान रखना, अगर मार्केट हमारा 1400-1500 पॉइंट माइनस करते हैं और अगर एफआईआई को मार्केट को उठाना है तो वो एचयूएल के थ्रू ही उठाएगा। रिलायंस में मुझे इतना अभी वो नहीं लग रहा है, क्रूड ऑयल ऊंचा हुआ है बराबर है, लेकिन जियो की मैटर की वजह से क्रूड के अंदर बहुत से रीज़न है, लेकिन मैं प्रायोरिटी पहले एचयूएल को दूंगा, एचयूएल को और भारती एयरटेल को। लेकिन इसके अंदर अगर इंडेक्स को शार्पली उठाना है तो वो एचयूएल के थ्रू या टीसीएस के थ्रू ही उसको ऊपर उठाएंगे, तो ये ध्यान रखना। तो अभी मेरे हिसाब से एचयूएल में अभी 44 रुपये मतलब 44 रुपीज़ माइनस में है, तो उसमें मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन स्लैब वाइज बाय करना है और थोड़ा सा लंबा हॉरिजॉन्टल बना करके काम करना है। तो मैं आपको यही बोलता हूँ। तो अभी मैं ऐसे माहौल के अंदर भी आपको कुछ 4-5 स्क्रिप्ट दिखाता हूँ जो हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिला सकती है। उसके अंदर सबसे पहले है लार्सन एंड टुब्रो, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है और भी उनके ग्रुप के अंदर बहुत सी कंपनी अच्छी है। तो इसके हिसाब से वो 55 रुपये माइनस में है, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ 1816 रुपये। तो अगर हम 1816 में भी अगर स्लैब वाइज बाय करते हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ हमको 2-4 महीने के अंदर इसमें काफ़ी अच्छा 2000 से भी ज़्यादा का रिटर्न, मतलब 2000 से भी ज़्यादा ऊपर निकल जाएगा, तो हमको लगभग 200-250 रुपये का इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है शॉर्ट टाइम के अंदर। उसके बाद में यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उसमें आपको मालूम है इथेनॉल को गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है, उसके देखते हुए एग्रीकल्चर के अंदर बूम आएगी और गवर्नमेंट ने कमिटमेंट भी कर रखा है कि फार्मर्स की इनकम को डबल करना है। ये सबको देखते हुए प्लस इलेक्शन को देखते हुए, ये सबको देखते हुए, दूसरा हर फार्मर्स को गवर्नमेंट 6-6 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर रही है। ये सबको देखते हुए उनके पास में इनकम काफ़ी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, गवर्नमेंट हाई रेट के ऊपर बाय भी कर रही है उनका प्रोडक्ट या उनका जो धान जो भी हुआ है वो, उसको देखते हुए मैंने यूपीएल दिया है 737 रुपये का अभी चल रहा है वो, और 16 रुपये माइनस में है। उसके बाद में भारत फोर्ज जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर है, बाबा कल्याणी का स्टेटमेंट भी आया था और वो बहुत एग्रेसिव है और उन्होंने बोला बहुत ही पॉजिटिव है, रिजल्ट भी अच्छा है और उन्होंने आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ में भी बहुत पोटेंशियल दिखाया है। और ये सब जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनका स्टेटमेंट है और पूरे विश्व का जो हम पढ़ रहे हैं उसको देखते हुए भी मैंने पहले भी आपको कई दफ़े दे चुका है, ये सबको देखते हुए इसमें और पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो आपको भारत फोर्ज दे रहा हूँ 710 रुपये जो माइनस है अभी 22 रुपये। अल कार्गो में आपको बता ही चुका हूँ 363 रुपये जो अभी 6 रुपये बढ़ा हुआ है। उसके बाद में गोदरेज प्रॉपर्टी जो प्रॉपर रियल एस्टेट के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि चाइना में रियल एस्टेट में बूम बता रहे हैं, साउथ कोरिया में बता रहे हैं और जापान में बता रहे हैं। उसको देखते हुए हम लोग गोदरेज प्रॉपर्टी 1530 रुपये अभी 31 रुपये माइनस में, उसमें हम 6 महीने का ओरिजेंटल लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद में मैंने एक्चुअल आपको बता ही दिया हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि 2216 रुपये है अभी 42 रुपये 42 रुपये माइनस में। इसमें मुझे अगर इंडेक्स को रिटर्न मारना है, पुश बैक मारना है, तो या तो ये एचयूएल के थ्रू मारेगा, उसमें मेरे को ज़्यादा चांसेस है, या टीसीएस
के, लेकिन TCS के लिए इसलिए बोलूँगा उसका बायबैक कर रखा है। बाकी तो नास्डैक में तो आप देखेंगे कल, तो नास्डैक में तो लगभग 500 पॉइंट के करीब माइनस में किया था उन्होंने, मतलब फ्राइडे को, और लगभग 500 550 पॉइंट उन्होंने डाउन जोन्स को किया था। तो वो सबको देखते हुए वैसे भी बात चल रही थी कि नास्डैक के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर की कंपनी है उनकी वैल्यूएशन जो है वो स्ट्रेच हो चुकी है, बढ़ी हुई है। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि TCS के अंदर जो उन्होंने 4500 का बायबैक दिया है उसको देखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ओमिक्रॉन का कोविड को ये कंपनी के ऊपर कोई ज़्यादा इम्पैक्ट आया नहीं है। और अब तो ये सिचुएशन है कि ओमिक्रॉन भी समाप्ति के दरवाजे पे ही खड़ा है। इसके तहत इसके अंदर जब भी ये माहौल जो थोड़ा ऐसा है अभी डोलड्रम, वो अगर शांत होता है तो उनके अंदर पूरे बिजनेस में बूम आएगी, और बूम का बेनिफिट TCS को मिलेगा क्योंकि वो डिजिटल के अंदर है, और गवर्नमेंट भी डिजिटल के अंदर बहुत ज़्यादा इनोवेशन चाहती है, उसके तहत भी उनको फ़ायदा होने वाला है। तो ये सब बातों को रखते हुए मैं आपको अभी इतना ही रखना चाहता हूँ, फिर वीडियो और लंबा हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना 97 क्रूड ऑयल हो गया, ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, और पर्टिकुलरली इंडिया के लिए, क्योंकि हमारा 80% क्रूड ऑयल अभी भी बाहर से आता है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ है, मैं बताऊंगा आपको कि कल परसों हमारे जो अश्विनी कुमार है रेलवे के, उनके थ्रू स्टेटमेंट भी आया और उनका भार भी है, नितिन गडकरी साहब का भी भार है। एक स्टेट ने क्लियर बोला है कि हम रेलवे के अंदर अभी जो डीजल है वो जीरो यूज़ करेंगे, हम डीजल यूज़ ही नहीं करेंगे, मतलब डीजल पावर को हम बंद कर देंगे। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, अगर आज एक स्टेट ने किया है, हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ 8-10 स्टेट अगर ऐसा डिक्लेयर करते हैं 2-4 महीने में, तो ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए गोल्ड माइन जैसा डिसीजन होगा। क्योंकि जितना क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसका 70 से 80% तो सिर्फ रेलवे ही यूज़ करता है। आप ये सोचिए, अगर अहमदाबाद से जोधपुर या उदयपुर एक डीजल का पावर जाता है तो उसमें 50 से 60 हज़ार लीटर डीजल उसके अंदर कंज्यूम होता है। आप सोचिए कितना कंज्यूम होता है, उसके सामने इनकम कितनी हो रही है ये आप देखिए, और रेलवे का ही मेन कंजम्पशन है। और दूसरा 2022 और 23 तक टोटल, 22 के एंड की बात करूँ तो भी चलेगा, टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। उसके तहत अब जो पावर आएंगे वो इलेक्ट्रिक बेस ही होंगे, जिससे कि डीजल का कंजम्पशन कम होगा। और पावर का तो वैसे भी गवर्नमेंट फोकस करके सोलर सिस्टम से, हाइड्रो से और भी बहुत से तरीकों से बढ़ा रही है, तो उसकी वजह से वो इतना बड़ा इशू नहीं है, गवर्नमेंट उसके अंदर अपना काम कर लेगी। लेकिन डीजल में अगर हम कमी करते हैं तो हमारा जो इंपोर्ट का इनबैलेंस है, फिजिकल डेफिसिट है, वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। इतना ही बोलना चाहूँगा। दूसरा बोलूँगा, ये बात मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, भले वीडियो लंबा हो, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम रखता है और मार्केट के लिए भी। और ये सब बातें पूरा विश्व भी समझ रहा है, जो इन्वेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे, उनको मालूम पड़ रहा है कि गवर्नमेंट किस हिसाब से काम कर रही है। और गवर्नमेंट के पास में आने वाले टाइम में अगर ये डिसीजन होगा सक्सेस, तो कितना मनी पावर होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को और इकोनॉमी को कितना जल्दी पुशअप करेगा। ये बातों को ध्यान में रखना जैसा है। ये सबको देखते हुए मैं बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, मेरी अपनी स्टडी, अपने एनालाइज है, आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडलाइन से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों तक और अपने जो मित्र हैं उन तक पहुँचाएँ जो मार्केट में काम कर रहे हैं। और जो फर्स्ट टाइम आए हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अच्छा लगा तो उसको बेल आइकन के भी दबाएँ, उसमें ऑल उसके ऊपर सेलेक्ट करें, जिससे कि जब मैं 2 वीडियो रेगुलर अपलोड करता हूँ तो पूरी स्टडी के साथ में, तो हम और आप मिल करके और ज़्यादा जानकारी के साथ में जब मार्केट में जाएंगे तो हमको बहुत सहूलियत रहती है मार्केट में से ज़्यादा प्रॉफिट लेने की, और अपने डिसीजन के अंदर राइट टाइम पे राइट इम्प्लीमेंटेशन करने की। तो इतना ही बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ लेटेस्ट जानकारी के साथ में, कुछ नए शेयर और नए सेक्टर के साथ में। जय हिंद।